हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल्स ऑफ अल्कली मेटल एंड द स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हम जो है अल्कली मेटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो हम जो है बेसिकली जो स्पेक्ट्रा हम डिस्कस करेंगे वो सोडियम का करेंगे, क्योंकि सोडियम इज़ अ अल्कली मेटल। तो हम जो है उसका स्पेक्ट्रा हम ड्रॉ करेंगे, प्लस हम देखेंगे कि किस तरह का जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, और ट्रांजिशंस की वजह से जो हमारे पास सीरीज़ आएगी जिसको हम कहेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़। तो सोडियम के केस में हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज आएंगी वो हम स्टडी करेंगे। देन वी विल कंपेयर द एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल, बेसिकली योर सोडियम, क्योंकि हम सोडियम लेके चल रहे हैं, इन वेरियस स्टेट विथ दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स। तो हम जो एनर्जीज जो सोडियम एटम की वेरियस स्टेट्स के अंदर जो एनर्जीज आएंगी उसको हम जो है कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम की कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स के साथ। तो ये कंपैरिजन होगा, प्लस उसके बाद हम करेंगे फाइन डबलेट स्ट्रक्चर ऑफ अल्कली मेटल्स। तो हम देखेंगे जो अल्कली मेटल के केस में जो है हमें बेसिकली क्या मिलता है, डबलेट स्ट्रक्चर मिलता है। देखो एस की स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन पी डी एफ जो है फर्दर जो ये लेवल्स जो है अपने सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। तो पी भी अपना फर्दर जो है 2 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। तो हम जो है डबलेट स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड आउट द इंटेंसिटी रेशो ऑफ लाइन्स फॉर डबलेट। तो डबलेट के लिए जो हमारे पास जो लाइंस निकल के आएंगी उन लाइंस का हम जो है इंटेंसिटी रेशो वी विल कैलकुलेट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का हमारे पास जो ये है एंड जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो एंड तक जरूर देखना। तो शुरू करते हैं। द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ लेमन, बार्मल, पार्शियन एंड ब्रैकेट एंड पीफन सीरीज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ एम्पेरिकल फार्मूला, जो किसने दिया था, बाल्मर ने दिया था, एंड दैट इज गिवन बाय न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1 बाय में n1 का स्क्वायर 1 बाय में n2 का स्क्वायर। तो जब हमने बोहर मॉडल ऑफ एटम किया था तो हमने देखा था कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका जो स्पेक्ट्रम जो हमें मिलता है वो उसके अंदर हमें जो है 6 सीरीज हमें मिलती हैं। वो कौन कौन सी सीरीज है आपकी, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शियन, ब्रैकेट एंड पीफन। तो बाल्मर ने एक एम्पेरिकल फार्मूला से कहा था कि हम जो है इस एम्पेरिकल फार्मूला से इन सभी सीरीज को हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू आर एच 1 बाय में n1 का स्क्वायर 1 बाय में n2 का स्क्वायर। सो ये जो है फॉर्मूला, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर जो निकल के आता है, ये ट्रांजिशंस होती हैं, लेमन, बार्मर, पार्शियन, ये सीरीज जो मिलती है हमें, इसको हम कहते हैं ग्रॉस स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं। If we fix n1 is equal to 1, so n2 can be 2, 3, 4, 5, 6. n1 represents your lower level and n2 represents your upper level. So जो अगर हम n1 को 1 फिक्स कर दे और n2 की वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5, 6 हम लें, तो उस केस में जो है ट्रांजिशंस कहाँ से होंगी, 2 से 1 में हो सकती है, 3 से 1 में हो सकती है। तो उसकी वजह से जो हमें सीरीज मिलती है वो कौन सी सीरीज होती है, आपकी लेमन सीरीज होती है। सिमिलरली अगर मैं n1 को फिक्स कर दूं 2 और n2 कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम 3, 4, 5, 6 अप टू सो ऑन, एंड जब ट्रांजिशंस होंगी 3 से 2 में या 4 से 2 में, तो हमें जो सीरीज मिलेगी वो कौन सी होगी, आपकी बाल्मर सीरीज होगी। तो यहाँ पे हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 से 1 हमने फिक्स कर दिया तो जो भी ट्रांजिशन होगी अपर लेवल से, तो हमें जो सीरीज मिलती थी बोहर मॉडल ऑफ एटम के केस में वो कौन सी सीरीज थी, हमारे पास लेमन सीरीज थी। ऐसी n2 को 2 फिक्स कर देते थे, जो भी हमारे पास ट्रांजिशंस होती थी अबर हायर लेवल से लोअर लेवल इस 2 लेवल पे, तो हमें जो सीरीज मिलती थी दैट इज बाल्मर। ऐसी n3 को आप फिक्स कर देते थे 3, तो हमारे पास जो ट्रांजिशन होने के बाद जो हमें सीरीज मिलती थी दैट इज पार्शियन। ऐसी ब्रैकेट, पीफन एंड देन हम्फ्री सीरीज। तो हम्फ्री सीरीज यानी कि n6 फिक्स कर देते थे, देन हायर लेवल से जो भी ट्रांजिशंस होती थी 7, 8, 9, 10 से, तो हमें कौन सी सीरीज मिलती थी, हम्फ्री सीरीज मिलती थी। तो इस पूरे को हमने एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर लिया, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम पे मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, तो वहां से जाके आप एक बार गो थ्रू हो सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो, सोमरफील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ओनली 1 एनर्जी लेवल इज प्रिडिक्टेड फॉर ईच एंड ड्यू टू डीजनरेसी ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे क्या कह रखा है, सिर्फ और सिर्फ हमें एक एनर्जी लेवल जो है मिलता है, हर एन के लिए हमें कितना एनर्जी लेवल मिलता है, एक एनर्जी लेवल मिलता है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी एक्साइटेड स्टेट्स थी वो कैसी थी, डीजनरेट थी, यानी कि सभी की क्या थी, सेम एनर्जी थी। अब देखो यहाँ पे जो हमारे पास यानी कि एक लेवल की सेम एनर्जी थी, अब n1 के लिए कॉरस्पॉन्डिंग n1 ही हमें मिल रहा है, और इस n1 लेवल की एनर्जी सेम है, ऐसी n2 की एनर्जी सेम है, n3 के, यानी जितनी भी एक्साइटेड स्टेट्स है इन सब की एनर्जी क्या है,
अपने अपने लेवल की हर n के लिए एनर्जी क्या है, सेम है, यानी कि n2 जो है फर्दर किसी लेवल में स्प्लिट नहीं हो रहा, तो n2 की एनर्जी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास यही इंपॉर्टेंट था कि एक एनर्जी लेवल के लिए, जैसे n1 अगर मैंने चूज किया या n2 मैंने चूज किया है, तो उस केस के लिए हर n के लिए जो है डीजनरेसी, यानी कि हर ये जो एक्साइटेड स्टेट थी इसकी एनर्जी क्या रहती थी, सेम रहती थी। अब ये हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो हमने इजीली एक्सप्लेन कर दिया था। अब फर्दर जो है बात आई थी कि हम चाहते थे कि हम जो है अल्कली मेटल्स, इनका भी स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन कर सकें। सो अगर मैं अल्कली मेटल की बात करूं तो अल्कली मेटल बेसिकली क्या है, उसके पास एक इनर्ट गैस कोर है, जो जिसमें हम कह सकते हैं जिसके अंदर जो है न्यूक्लियस है और उसके कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे Z-1 कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस उसके अंदर एक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है जिसको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो अल्कली मेटल के अंदर हमारे पास क्या होता है, अल्कली मेटल्स के अंदर जो है इनर्ट गैस कोर होता है, जिसको हम, जो कि किससे मिलके बना, आपका न्यूक्लियस से और Z-1 कोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो फुली फिल्ड, कुछ फ्यू फिल्ड जो है हमारे पास सब शेल्स होते हैं, प्लस एक इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर होता है। तो अल्कली मेटल में हमारे पास यही होता है। तो अल्कली मेटल, अगर मैंने यहाँ पे सोडियम का केस लिया है, तो हमारे पास सोडियम के अंदर जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p6। तो यहाँ पे न्यूक्लियस और ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम कहते हैं Z-1, ये सारे कैसे हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि अल्कली मेटल के अंदर जो है फुली फिल्ड, कुछ फुली फिल्ड सब शेल्स होती हैं, न्यूक्लियस होता है और एक जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, सोडियम के केस में वो हमारा s ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। तो अगर मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट की बात करूँ तो वो कौन सी टर्म होगी कॉरस्पॉन्डिंग, अगर मैं टर्म की बात करूं तो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, s में है, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, आपके पास 3s होगी, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपका s में है। तो अगर ये तो मैंने इसकी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो हमारे पास निकल के आई है वो कौन सी निकल के आई है, 3s निकल के आई है। तो इसकी अगर मैं एक्साइटेड स्टेट्स की बात करूं तो 3s के बाद जो इसकी बाकी जितनी भी एक्साइटेड स्टेट होंगी, तो ग्राउंड स्टेट ली थी आपकी सोडियम की क्या है, 3s है, और इसकी एक्साइटेड स्टेट्स क्या रही होंगी, 4s 5s 6s, ऐसे ही S P D F जितने भी है ये सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं। एक्साइटेड स्टेट 3s के ऊपर वाले 4s 5s 6s, ऐसे ही 3p 4p 5p 6p, ऐसे 3d 4d 5d 6d। तो यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इन हायर लेवल से इस लोअर लेवल के अंदर जो है क्या करेंगे, ट्रांजिशंस करेंगे, या फिर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशंस की वजह से जो है हमें क्या मिलेगा, स्पेक्ट्रा मिलेगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ये जो है पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ट्रांजिशंस के अंदर, ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो टोटल एनर्जी जो है इट कंसिस्ट ऑफ दिस कोर इलेक्ट्रॉन प्लस दिस ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्यों बोला बड़ा है, क्योंकि इसी के ही ट्रांजिशंस की वजह से जो है हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। तो जो कोर इलेक्ट्रॉन है अगर पार्टिसिपेट नहीं करते आपकी ट्रांजिशंस में, तो इनकी एनर्जी जो है हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो मेनली जो टोटल एनर्जी किसी भी एटम की अल्कली मेटल के अंदर वो किसकी वजह से होती है, दिस इज ड्यू टू द ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन। हम मान के चलते हैं ये जो कोर इलेक्ट्रॉन है इसकी कांस्टेंट एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू 0। सो जो टोटल एनर्जी किसी भी मेटल की, अल्कली मेटल की अगर मैं बात करूं तो किसकी वजह से होता है, दिस इज ड्यू टू द ऑप्टिकली एक्टिव कोर, ऑप्टिकली एक्टिव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन दैट स्टेट। सो यहाँ पे देखो ये जो है हमने हाइड्रोजन के केस के लिए, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन के केस के लिए, तो ये जो है एनर्जी लेवल्स जो हाइड्रोजन के केस के लिए थे वो हमने लिख दिए यहाँ पे N2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स न्यू बन के आए हैं ये किसकी वजह से हैं, आपके ये सोडियम की वजह से है, ठीक है। तो सोडियम की एक्साइटेड स्टेट क्या है, 3s 4s 5s 6s, इस तरह से। अब हम ये देखेंगे कि जब N3 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखो 4s नीचे लाई कर रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, 4s की एनर्जी इसके इक्वल क्यों नहीं है, या 3s की एनर्जी इसके इक्वल क्यों नहीं है, तो वो हम जो है डिस्कस करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रा ऑफ Na। तो the spectra of sodium metal is your or we can say that alkali metal is your emission spectra। तो सोडियम की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 1s2 2s2 एंड 2p6 एंड 3s1। तो ये जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, आपके कोर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दिस इज योर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ये जो कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजिशन, किसी भी तरह की ट्रांजिशंस में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। ओनली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वी कैन से दैट ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिसिपेट इन द ट्रांजिशन।
सो मैंने अल्कली मेटल को एक्साइट किया, एनर्जी प्रोवाइड करी। तो एक्साइट किया का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि एस ऑर्बिटल में था वो क्या हो गया, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग टर्म क्या है हमारे पास 3s है। सो 3s इज योर बेसिकली द स्टेट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होकर किसी भी हायर जो है एक्साइटेड स्टेट के अंदर जंप कर गया, मान लो 4s में कर गया, 4p 4d किसी में भी वो क्या कर गया, जंप कर गया। सो जब जंप करके वो लोअर स्टेट में आएगा तो वो जो है ये नहीं है कि 4d से वो 4s में जंप करके ये पाथ फॉलो करेगा देन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट। तो किसी भी ये हर ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओनली वही पाथ वो फॉलो करेगा जिसके लिए ये सिलेक्शन रूल्स डेल्टा एन इज इक्वल टू इंटीजर एंड डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1 ओबे होगा। यानी कि जो हमारा डेल्टा एन का चेंज है या तो होना चाहिए इंटीजर से, और डेल्टा एल जो है उसका जो चेंज है यानी कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जिसको हम कहते हैं हायर लेवल से जब वो लोअर लेवल का जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर का जो चेंज होगा वो किससे होना चाहिए, +-1 से होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, वो ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। तो मैंने देखा 4s से 3s में ट्रांजिशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। क्यों, 4s से 3s में आएंगे तो हमारे पास s ऑर्बिटल का जो चेंज है, s का हमारे पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर क्या होता है 0, और 0 0 कोई चेंज नहीं, डेल्टा एल 0 हो जाएगा। सो इन दैट केस इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा डेल्टा एल किससे चेंज होना चाहिए, +-1 से होना चाहिए। तो 4s 5s 6s में देखो अगर ट्रांजिशन करें 3p में, देखो डेल्टा एन इज चेंजिंग बाय 1 दैट इज इंटीजर, 4 से 3 में यानी कि 1, और s है 0 और इसका क्या है 1, s 0 -1 दैट इज -1। सो डेल्टा एल का चेंज किससे हो रहा है, -1 से हो रहा है। तो येस दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल। तो 4s से 3p में भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 5s से 4p में भी जा सकता है, ऐसी 6s से 3p में भी जा सकता है, तो 5s से 3p में जा सकता है। तो ये जो है सारी केस में हमारे पास एस डेल्टा एल किससे चेंज हो रहा है, हमारे पास -1 से चेंज हो रहा है, और ये ट्रांजिशंस क्या है, पॉसिबल है। तो ये जो हमें सीरीज मिलती है ये आपकी क्या कहलाती है, शार्प सीरीज। तो ये जो ट्रांजिशंस होने के बाद जो हमें सीरीज मिलती है ये क्या कहलाती है, सारी सीरीज क्या कहलाएगी, आपकी शार्प सीरीज। क्लियर होगी। इसके बाद देखो 3p से 3s में ट्रांजिशन पॉसिबल है, क्योंकि डेल्टा एल इज इन इंटीजर एंड p इज चेंजिंग बाय 1। इन डेल्टा एल किससे चेंज हो रहा है, 1 से, क्योंकि p इज योर l इज इक्वल टू 1 एंड l इज इक्वल टू 0। तो चेंज कितने से हो रहा है, 1 - 0, यानी कि डेल्टा एल किससे चेंज हो रहा है, +1 से चेंज हो रहा है। येस इट इज पॉसिबल। क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल है 4p एंड 4s, येस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। 5p एंड 3s इज ऑल्सो पॉसिबल एंड 6p एंड 3s इज आल्सो पॉसिबल। तो ये जो ट्रांजिशंस हमें ये जो लाइंस मिल रही हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी ये जो पूरी सीरीज हमें मिलेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रिंसिपल सीरीज। ठीक है ना। तो ये सारी की सारी लाइंस आपकी प्रिंसिपल लाइंस, और ये सीरीज क्या कहलाती है, आपकी प्रिंसिपल सीरीज, जहाँ पे ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है, p से s में हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट में देखो अब 3d से 3p में पॉसिबल है 2 - 1 एंड डेल्टा एल इज चेंजिंग बाय +1 एंड दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो 3d 4d 5d 6d इन सब के लिए जो है 3p में ट्रांजिशन क्या है, पॉसिबल है। तो ये जो सीरीज हमें मिलती है ये आपकी क्या कहलाती है, डिफ्यूज सीरीज। ऐसे ही नेक्स्ट अब देखो 4f से 3d में जा सकता है, डेल्टा एल इज चेंजिंग बाय 3 - 2 दैट इज 1। तो डेल्टा एल इज चेंजिंग बाय 1, येस इट इज पॉसिबल, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल। ऐसी 5f से 3d में दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड 6f से 3d में दिस ट्रांजिशन इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि 6 - 3 दैट इज +3 एंड दैट इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो इंटीजर डेल्टा एल इज कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, और डेल्टा एल हमें मेन चेक करना है क्या ये पॉसिबल है। सो डेल्टा एल इज ऑफकोर्स इज चेंजिंग बाय +1, सो हैंस इट इज़ पॉसिबल। सो ये जो हमारे पास लाइंस आएंगी ये फंडामेंटल लाइंस होंगी, और ये पूरी सीरीज जिसमें ट्रांजिशन F से D में हो रहा है ये आपकी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल सीरीज। तो हमने जो स्पेक्ट्रा देखा सोडियम का, इट कंसिस्ट ऑफ 4 सीरीज, प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज, डिफ्यूज सीरीज एंड फंडामेंटल सीरीज। क्लियर होगी बात। सो प्रिंसिपल सीरीज जो हमें मिलती है ना, ये जो सीरीज होती है ये जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है और इंटेंस होती है, और ऐसा क्यों होता है ये हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिशन भी याद रखना 3p से 3s। ठीक है, so the absorbed series in emission spectra arise from following transition। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व सीरीज आती हैं, प्रिंसिपल सीरीज, शार्प सीरीज एंड डिफ्यूज फंडामेंटल सीरीज emission स्पेक्ट्रा के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं जो है फॉलोइंग ट्रांजिशंस की वजह से हमें मिलती हैं। जैसे कि NP से जो है ट्रांजिशन 3s में होंगी,
NS से ट्रांजिशन 3p में होंगी, ND से ट्रांजिशन कहाँ होंगी 3p में, और NF से ट्रांजिशन कहाँ होंगी आपकी 3d में। और n जो है वो क्या हो सकता है, n इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी n की वैल्यू क्या होंगी 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो सीरीज होंगी वो कैसी सीरीज होंगी, प्रिंसिपल सीरीज होंगी। तो ये हमने डिस्कस किया ही है अभी, ठीक है, हमने जो स्पेक्ट्रम मैंने बनाया था आपका डायग्राम, तो आप देख भी सकते हो कि NP से कहाँ पे हो रही हैं आपकी ट्रांजिशंस, NP से 3s में हो रही हैं। तो NP से 3s में हो रही है, तो n हमारे पास क्या है, दैट इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। तो n इज ग्रेटर देन 2 और ट्रांजिशंस कहाँ हो रही हैं हमारे पास 3s में हो रही हैं। तो ये सीरीज कैसी थी जो स्पेक्ट्रम के अंदर हमें मिली थी, वो कैसी सीरीज थी आपकी, प्रिंसिपल सीरीज। नेक्स्ट ट्रांजिशंस क्या थी, ns से 3p के अंदर। तो ns से 3p का मतलब क्या है, हमारे पास n जो है 4, 5, 6, n इज ग्रेटर देन क्या हमने लिया 3 लिया, तो n की वैल्यूज क्या हो सकती हैं 4, 5, 6, ठीक है ना। ये सारी ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रही है हमारे पास 3p में हो रही है। तो ये सीरीज आपकी क्या कहलाई, शार्प सीरीज। ऐसे ही हमने एक और ट्रांजिशंस जो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा में मिली वो क्या थी, ND से 3p में। तो ND का मतलब n जो है दैट इज ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3d, 4d, 5d, 6d। तो जब इलेक्ट्रॉन 3d, 4d, 5d, 6d से 3p में जाएगा तो हमें जो सीरीज मिलती है दैट इज योर डिफ्यूज सीरीज। ऐसी ही ट्रांजिशंस कहाँ पे हो रही हैं आपकी, दैट इज आपका NF से 3d में। तो n इज ग्रेटर देन क्या है हमारे पास 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 4, 5, 6। सो यहाँ से 4, 5, 6 से हमें जो ट्रांजिशन 3d में मिल रही है ये क्या कहलाती है आपकी, फंडामेंटल सीरीज। तो हमने देखा जो अब्जॉर्ब जो हमारे पास सीरीज आई थी स्पेक्ट्रम के अंदर वो सिर्फ इन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से हमें मिलती हैं। तो अगर मैं वैसे प्रैक्टिकली बात करूँ सोडियम सोर्स के अंदर, अगर हम बात करूँ यहाँ पे, तो हमने एक मेटल की बात करी है, एक सोडियम एटम की। तो जब हम सोर्स लेते हैं पूरी, तो सोर्स में क्या होगा, सोडियम सोर्स लिया तो सोडियम सोर्स के अंदर जो है देख रहे हो बहुत सारे एटम्स होंगे सोडियम के, बहुत सारी ट्रांजिशंस हो सकती थी, पर उन्हीं ट्रांजिशंस में से जो है हमारे पास सिर्फ यही अलाउड पाथ्स जो है लेकर जो है इलेक्ट्रॉन जो है अपनी स्टेट से जंप करेगा। सिर्फ और सिर्फ यही अलाउड ट्रांजिशंस, या फिर ये कह सकते हो यही और यही जो है अलाउड पाथ्स हैं जहाँ पे जो है ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। क्लियर होगी बात। तो हमें हमेशा से जो है सो द ऑब्जर्व सीरीज इन एमिशन स्पेक्टर अराइजेस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजिशन। तो हमने देखा ये जो हमारे पास ऑब्जर्व सीरीज आई हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है इन्हीं ट्रांजिशंस की वजह से आई हैं। जब NP 3s से ट्रांजिशन हुआ, यानी कि NP लेवल से जो है हमारे पास 3s पे ट्रांजिशन हुआ और n इज ग्रेटर देन 2, तो हमें सीरीज मिली प्रिंसिपल सीरीज। तो देखते हैं, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन क्या होगा 2 होगा, तो n 3, 4, 5, 6 हो सकता है। तो NP से ट्रांजिशन कहाँ हो रही है 3s में हो रही है, तो हमें कौन सी सीरीज मिल रही है, प्रिंसिपल सीरीज। ऐसी ही ट्रांजिशन क्या हो रहा है 4s से 5s, 6s, यानी कि NS से 3p में ट्रांजिशन हो रही है, तो हमें कौन सी सीरीज मिल रही है, शार्प सीरीज मिल रही है। और n जो है दैट इज ग्रेटर देन क्या है 3 है। ऐसे ही हमारे पास क्या ट्रांजिशन हो रही है, ND से 3p में ट्रांजिशन हो रही है और n क्या है हमारा ग्रेटर देन 2 है। तो हमें जो सीरीज मिली है एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, जो कौन सी सीरीज है आपकी, डिफ्यूज सीरीज है। ऐसी NF से ट्रांजिशन हो रहा है 3D लेवल में और n क्या है हमारा ग्रेटर देन 3 है। तो 4f, 5f और 6f से जो ट्रांजिशन हुआ है 3D में, तो ये आपका क्या कहलाया है, आपका फंडामेंटल सीरीज कहलाई है। तो क्लियर होगी यहाँ तक ये बात। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ और है कि हमारी जो प्रिंसिपल सीरीज होती हैं ये आपकी कैसी होती है, मोस्ट इंटेंस और ब्राइट मिलती हैं। तो ये भी बताएंगे ऐसा क्यों है। और अभी देखिए आगे सीरीज है हमारे पास शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल। इस सीरीज को फर्दर हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी क्या एक एम्पेरिकल फॉर्मूला है, म्यूपी बार, यानी कि ये क्या वेव नंबर इज इक्वल टू R 1 प्लस में म्यू एस का होल स्क्वायर माइनस R m प्लस में म्यू पी का होल स्क्वायर। सो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1s माइनस 3p mp। तो m जो है वो 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ऐसी सिमिलरली वेव नंबर हमने जो है s के लिए लिखा शार्प सीरीज के लिए। तो शार्प में क्या है हमारे पास ट्रांजिशन कहाँ से हो रही थी, s से p में, तो वही ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा R2 प्लस में म्यू पी माइनस R m प्लस में म्यू एस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 2p माइनस ms और s जो है वो m जो है वो लाई करेगा 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास थी शार्प के लिए। ऐसे ही वेव नंबर हमारे d के लिए हमने लिखा, ठीक है ना। तो हो गया r बाय में 1, 2 प्लस में म्यू पी माइनस r बाय में m प्लस में हमारे पास आ जाएगा md, ठीक है, म्यू डी
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2p माइनस एम डी, और यहाँ पे m जो है वो 3 4 5 अप टू सो ऑन हो सकता है। ऐसी वेव नंबर हमने लिखा फॉर एफ्स। फंडामेंटल सीरीज जो हमें मिलेंगी उनके लिए हमारे पास जो है, हमारे पास क्या हो जाएगा, r बाय में 2 प्लस में म्यू डी माइनस r बाय में m प्लस में म्यू पी का होल स्क्वायर 3d माइनस एम एफ, और यहाँ पे जो हमारे पास m होगा वो 4 5 6 अप टू सो ऑन हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी तक जा सकती है वैल्यू। तो हमने जो है इसको, इन्हीं सीरीज को हमने जो एक एम्पेरिकल फार्मूला से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है म्यू एस म्यू पी ये सब हम जो यूज़ कर रहे हैं, म्यू एस म्यू डी, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहलाते हैं। एस शार्प के लिए, प्रिंसिपल के लिए, डिफ्यूज के लिए एंड ये फंडामेंटल के लिए, ठीक है। और ये जो है आपका 1 प्लस में म्यू एस या फिर m प्लस में म्यू पी, ये सारे जो है आपके क्या कहलाएंगे, इफेक्टिव क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ और थी जो मैंने आपको बता दी। तो दिस प्रिंसिपल सीरीज जो है वो एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर जो है हमें कैसी नज़र आती हैं, ब्राइट नज़र आती हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हाईएस्ट स्टेट से कहाँ आ रहे हैं, आपके ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं। तो उनकी वजह से जो हमारे पास प्रिंसिपल लाइंस होंगी एमिशन स्पेक्ट्रा में वो कैसे होंगी, ब्राइट होंगी। अब एक और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लो हमने इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करवाया एनर्जी, और इलेक्ट्रॉन को ऊपर जो हमने सिलेक्शन रूल लगा दिया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी ऑब्जॉर्ब करके उन्हीं लेवल्स में क्या करेगा, जंप करेगा, जिनके लिए सिलेक्शन रूल क्या होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1। सो इलेक्ट्रॉन जो है अगर मान लो 3s से 4s में जाएगा तो ये ऑबी नहीं कर रहा, डेल्टा एल इज नॉट चेंजिंग बाय 1 क्योंकि इट इज चेंजिंग बाय 0, सो ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करके एनर्जी कहाँ, सिर्फ और सिर्फ किस लेवल में जा सकता है, 3p 4p 5p एंड 6p। तो 3s से इलेक्ट्रॉन यानी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ट्रांजिशन यानी कि np में ही वो क्या कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है। आप 3s से 3d में नहीं करा सकते, सो डेल्टा एल इज चेंजिंग बाय 2, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो डेल्टा एल शुड बी चेंज बाय 1, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन 3s से कहाँ पे होंगी, np में होंगी, और n इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 2। सो हमने देखा कि अब इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा एनर्जी, इन्हीं लेवल्स में शिफ्ट होगा, तो हमें पास जो सीरीज आएगी वो कैसी होगी, दोबारा से प्रिंसिपल सीरीज। और प्रिंसिपल सीरीज जो हमारे पास होंगी वो ऑब्जॉर्प्शन लाइंस में भी हमारे पास आ रही है, ऑब्जॉर्प्शन के अंदर भी आ रही है। सो प्रिंसिपल सीरीज हमें ऑब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में मिल रही है और प्रिंसिपल सीरीज हमें एमिशन में भी मिल रही है। तो इस करके जो है हम ये कह सकते हैं सिर्फ प्रिंसिपल सीरीज ही हमें ऑब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों के अंदर हमें मिलती है। तो ये जो 4 सीरीज हैं हमारे पास एमिशन में भी अपीयर होती हैं और ऑब्जॉर्प्शन के अंदर भी अपीयर होती हैं। अब हम कंपेयर करेंगे एनर्जी लेवल्स जो हैं अल्कली मेटल के यानी कि सोडियम का विद दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो लेट अस नाउ कंपेयर द एनर्जी लेवल्स ऑफ अल्कली मेटल एंड हाइड्रोजन एटम। सो लेट अस सी क्या मेन डिफरेंसेस आते हैं एनर्जी लेवल ऑफ अल्कली मेटल में एंड हाइड्रोजन एटम में। तो देखो मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन जो है nth ऑर्बिट के अंदर है और वो जो है न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। और जो उसके ऊपर किस फील्ड में रिवॉल्व कर रहा है, वो कूलम्बिक फील्ड में वो मूव कर रहा है। कूलम्बिक फील्ड क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है इसके बीच में जो फोर्सेस लग रही है वो कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज योर कूलम फोर्स। तो उसकी हमने एनर्जी वी हैव कैलकुलेटेड दैट एनर्जी कम्स आउट टू बी En इज इक्वल टू यानी कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट that is given by -mze का होल स्क्वायर e स्क्वायर बाय में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 बाय में m स्क्वायर। तो z यहाँ पे हम हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं तो z हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। तो Zd इज बेसिकली योर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है, एंड E जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो Z यहाँ पे हमारे पास 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए। तो ये जो एनर्जी है ये देख रहे हो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सिर्फ और सिर्फ आपके n के ऊपर डिपेंड कर रही है, यानी कि nth ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब अल्कली मेटल में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है सेंट्रल फील्ड न्यूक्लियस की प्लस कोर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है वो जो न्यूक्लियस की सेंट्रल फील्ड है उसके अराउंड तो मूव कर रहा है, प्लस उसके साथ हमारे पास क्या है, कोर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। क्योंकि मैंने अल्कली मेटल में मैंने कौन सा केस लिया था, हमने कंसीडर किया था, हम किसका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर रहे थे, सोडियम का। तो 1s2 2s2 2p 6 एंड 3s2। तो न्यूक्लियस के अराउंड तो इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है, सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, प्लस क्या है हमारे पास, कोर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 3s1 बेसिकली, सो 3s1 ये जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो किसके अराउंड मूव कर रहा है, आपका सेंट्रल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस प्लस कोर इलेक्ट्रॉन के अराउंड, ठीक है। और उसकी एनर्जी हमने मान लो ENL से रिप्रेजेंट करी है। तो ENL क्या है हमारे पास, -mZne
का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू 1/m स्क्वायर। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो ZnE है दैट इज बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना, कितना न्यूक्लियर चार्ज है nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है nth ऑर्बिट में, ठीक है। तो Zne is the effective nuclear charge. Zne is always greater than E because the screening effect is not complete. तो यहाँ पे हमारे पास जो Zne है यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है nth ऑर्बिट का वो हमेशा E से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है न्यूक्लियस का यानी कि Ze का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है अपने कोर इलेक्ट्रॉन्स पे, जो कितने हैं Z-1 कोर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अल्कली मेटल में, तो इतने इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो हमारा परफेक्ट नहीं होता। तो हम हमेशा मान के चलते हैं कि जो Zne है वो हमेशा क्या रहता है, ग्रेटर देन रहता है E से। तो Zne यानी कि ग्रेटर है E से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी इन केस ऑफ अल्कली मेटल दैट कम्स आउट टू बी मोर नेगेटिव एज कम्पेयर टू योर एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है ना। तो हमारे पास जो एनर्जी निकल के आई है कोई भी nth ऑर्बिट की, अगर हमने अल्कली मेटल के लिए निकाला है और इसकी जो हाइड्रोजन एटम की nth ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है, तो अल्कली मेटल वाली क्या है, ज़्यादा नेगेटिव है, किससे, आपके हाइड्रोजन एटम की कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टेट से। तो हम ये भी कह सकते हैं सो एनर्जी लेवल्स जो होंगे आपके अल्कली मेटल के वो लोअर होंगे एज कंपेरिजन टू योर हाइड्रोजन एटम के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होंगे। तो लेट अस चेक कि हमने देखा, जो हमने ड्रॉ किया था क्या वो सही है। तो एनर्जी लेवल्स जो है इसके डीपर होने चाहिए यानी कि लोअर होने चाहिए अल्कली मेटल के एज कंपेरिजन टू योर कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइड्रोजन एटम। तो अब यहाँ पे N2, N3, N4, N5, N6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स। तो मैंने इसको डॉटेड लाइन से शो किया। तो हमारे अल्कली मेटल्स के जो लेवल्स होंगे वो कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम के जो लेवल्स हैं उससे क्या लाई करेंगे, लोअर लेवल पे लाई करेंगे। जैसे N3 का अगर मैं चेक करूँ, N3 के केस के लिए हमारे पास 3D देखो आप, 3D क्या लाई कर रहा है, N3 के नीचे लाई कर रहा है। ऐसी N4 के लिए जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, 4D नीचे लाई करेगा आपका N4 के लिए। ऐसे ही आप N5 के लिए चेक करोगे तो N5 का लेवल देख रहे हो कितना नीचे, 5S नीचे लाई कर रहा है आपका, 5P भी आपका जो है 5 लेवल से बिल्कुल नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। ऐसी 5D, ऐसी 5F, ऐसी 6 के लिए चेक करेंगे तो 6S देखो नीचे लाई कर रहा है आपका N=6। तो यानी कि जो लेवल्स हैं अल्कली मेटल के लोअर लाई कर रहे हैं एज कंपैरिजन टू योर हाइड्रोजन एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाता है कि n की वैल्यू हमारे पास 5, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लाई करती जाती है, तो उस केस में जो है स्क्रीनिंग जो है इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा परफेक्ट होता जाता है कोर इलेक्ट्रॉन्स पे। तो उसकी वजह से जो है हमारा Zne जो है वो किसको अप्रोच करने लग जाता है, आपका E को अप्रोच करने लग जाता है। तो Zne किसको अप्रोच करने लग जाता है, आपका E को अप्रोच करने लग जाता है। तो इन दैट केस जो हमारे पास जो एनर्जी लेवल, जैसे 7 के लिए जो एनर्जी लेवल होगा और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास लेवल्स होंगे 7F, 7D, ये सारे जो है सेम एक ही लेवल के ऊपर लाई करेंगे, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग ऐसे ये कह सकते हो कि अल्कली मेटल के जो लेवल्स हैं वो किसको अप्रोच करने लग जाएंगे, आपके हाइड्रोजन एटम्स के लेवल को। जब हमारी स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी यानी कि जो चार्ज है वो किसको अप्रोच करने लग जाएगा, हमारा E को अप्रोच करने लग जाएगा। तो क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ पे आप थोड़ा सा देख भी सकते हो, देखो मैंने 6D और 6F जो है वो मैंने N=6 पे बिल्कुल उसी लाइन पे लिया है। तो यानी कि D और F यानी 6D और 6F लेवल जो है वो N जब हमारा 6 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक उसी लेवल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो जैसे जैसे N हमारा इंक्रीज होता जाएगा वैसे ही कोर इलेक्ट्रॉन्स पे जो है न्यूक्लियर का जो है कोर इलेक्ट्रॉन पे जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा और जो अल्कली मेटल्स के लेवल्स हैं वो किसको अप्रोच करेंगे, आपके हाइड्रोजन एटम के लेवल्स को अप्रोच करेंगे। तो आगे सेकंड हम फैक्टर देखते हैं। तो फर्स्ट हमारा समझ में आ गया होगा आपको मेन डिफरेंस। सेकंड मेन डिफरेंस देखते हैं। देखो हाइड्रोजन एटम के केस में हमारे पास एक सेट हमें मिलता है एनर्जी लेवल का, जैसे N2 का ये पूरा एक सेट है, N3 का ये पूरा एक सेट है। लेकिन इन केस ऑफ अल्कली मेटल हम N2 के लिए भी हमें कितने सेट्स मिलते हैं एनर्जी लेवल्स के, SPDF, यानी कि 4 हमारे पास क्या मिलते हैं, सेट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और वी कैन से दैट 4 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल्स, ठीक है। हर लेवल के लिए N2 के लिए हमारे पास अल्कली मेटल में 4 सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल हमें मिलते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के केस में जो है हर N2 के लिए या फिर हर स्टेट के लिए जो है हमारे पास एक ही लेवल होता है, ठीक है, एक ही लेवल एग्जिस्ट करता है जो कि क्या है, हमारा N2 खुद है। लेकिन अल्कली मेटल्स के लिए हर लेवल के लिए यानी कि हर N के लिए जो है हमारे पास 4 एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।
इसका मतलब ये आप कह सकते हो कि जो एनर्जी लेवल्स हैं अल्कली मेटल के सेम क्वांटम नंबर के लिए जो है डिफरेंट एल ऑर्बिटल्स के लिए क्या होंगे, डिफर होंगे, डिफरेंट होंगे। तो एनर्जी लेवल्स जो हैं, अगर मैं सेम एन की बात करूं तो डिफरेंट एल ऑर्बिटल्स के लिए सबकी एनर्जीज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो अब हम निकालते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन नियर द न्यूक्लियस। तो क्या प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के पास होने की, एंड दैट इज गिवन बाय साई स्टार का स्क्वायर साई इंटू साई स्टार प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -12। तो यहाँ पे देखो दिस प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगी, जब आर हम एल हमारा 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। एल 0 के लिए यानी कि एस ऑर्बिटल्स के लिए जो है हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की वो क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है मैक्सिमम टाइम कहाँ पे स्पेंड करता है, अपना एस ऑर्बिटल में स्पेंड करता है, ठीक है ना। और आप ये भी कह सकते हो कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकल के आई है, हमारे पास एस इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकल के आई है। तो मैक्सिमम टाइम जो है एस इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो यहीं पे जो है स्पेंड होता है, ठीक है ना, L=0 में स्पेंड होता है। और अब जैसे जैसे हम L1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एस लेवल है वो डीपेस्ट है। एस लेवल जो हमेशा क्या मिलेगा, हमें काफ़ी डीप में मिलेगा। आप देख रहे हो कितना डीपेस्ट लेवल है एस वाला, ठीक है। तो एस लेवल काफ़ी डीपेस्ट होता है और PDF जो है उसके कंपैरेटिवली, ठीक है ना, PDF जितने भी लेवल्स हैं आपके, एस वाला क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, आपका डीपेस्ट रहेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास बस यही था कि जो एनर्जी अगर हम बात करें सेम क्वांटम नंबर के लिए जो है डिफरेंट एल्स की क्या होती है, डिफरेंट होती है। और जो एस में जो है इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी कि एस इलेक्ट्रॉन्स जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। और ये जो एस लेवल है वो इनके कंपेरेटिवली क्या होता है, काफ़ी डीप होता है। नेक्स्ट इज योर फाइन स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रक्चर एंड स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अल्कली मेटल की कुछ सीरीज ली और उसके हर मेंबर को हमने देखा, तो हमें जो है वो क्या नजर आई, डबलेट की फॉर्म में नजर आई, यानी कि डबल नजर आई। अगर आप एस को अवॉइड करें तो PDF लेवल जो है वो हमें क्या नजर आई, डबल नजर आई, जिसको हमने कहा कि जो अल्कली मेटल का स्पेक्ट्रा होता है वो कैसा होता है, डबलेट स्पेक्ट्रा होता है। तो और इसे हम कह सकते हैं डबलेट फाइन स्ट्रक्चर। तो ये जो डबलेट फाइन स्ट्रक्चर है इसे कैसे एक्सप्लेन किया गया, कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या मान के चला कि जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहा है सेंट्रल फील्ड में, प्लस ये अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। तो स्पिन के हमने क्या कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन को स्पिन असाइन करी, तो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 1/2h का, ठीक है ना। तो हमने स्पिन असाइन कर दी। तो ये जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये क्या करेगा, अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो जिस इंटरेक्शन को क्या कहते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। तो इस स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, हमारा हर L लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, फर्दर 2 J लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। तो हमारा हर L लेवल 2 फर्दर J लेवल्स में स्प्लिट हो जाएगा। वो कौन से होंगे, आपके L-½ एंड L+½ यानी कि L+S और L-S में स्प्लिटिंग होती है ना। तो हर L लेवल जो है स्प्लिट हो जाएगा L-½ और L+½ L-½ जो है वो लोअर लेवल होगा आपका हाइपोथेटिकल लेवल से, और L+½ जो है वो क्या होगा, आपका अपर लेवल होगा। और इन दोनों लेवल्स के बीच में जो सेपरेशन होती है उसको हम कहते हैं डबलेट सेपरेशन टर्म। तो जो हमने निकाली थी वो क्या निकल के आई थी हमारे पास, 5.82 Z- सिग्मा का होल स्क्वायर होल की पावर 4 डिवाइडेड बाय n³ L+1। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ स्प्लिटिंग दिखा रखी है कि हमारा PDF लेवल जो है फर्दर 2 लेवल में स्प्लिट हो गए हैं, जैसे कि 3/2 1/2, D जो है 5/2 और 3/2, और F जो है हो गया 7/2 और 5/2। तो इनके बीच का ये जो सेपरेशन है ये हमने हाइपोथेटिकल लेवल हमने कंसीडर किया गामा नॉट। तो ये जो है हमारे पास क्या है कि ये जो है इसका यहाँ हाइपोथेटिकल लेवल से इस लेवल तक का जो डिस्टेंस है दैट इज A/2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का A। तो ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो हमने स्प्लिटिंग दिखा दी कि किस तरह से जो है हमारा PDF लेवल जो है वो क्या हो गया, फर्दर लेवल्स में स्प्लिट हो गया। आगे देखो, अब मैं यहाँ पे एक वर्ड डिफाइन कर रही हूँ, रेजोनेंस लाइन। अब देखो रेजोनेंस लाइन क्या होती है, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें जो सोडियम का हम मेटल का ले रहे हैं केस, तो उसके लिए हमें जो है 2 लाइंस जो है मेनली हमारी क्या होती हैं, एक ही ट्रांजिशन की हमें जो मिलती हैं, 3s से 3p ही हमारे पास क्या होती है, रेजोनेंस लाइन मिलती है। तो रेजोनेंस लाइन मिलती कैसे, पहले वो देख लेते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं, वो लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाता है। मान लो
उसने कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑब्जॉर्व करी। तो इलेक्ट्रॉन ने कुछ मान लो न्यू फ्रीक्वेंसी ऑब्जॉर्व करी और वो लोअर लेवल से हायर लेवल में चला गया, ठीक है। तो जब वो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो सेम फ्रीक्वेंसी ही एमिट करे, जो इसने ऑब्जर्व की थी वही सेम फ्रीक्वेंसी एमिट करे, तो हमें जो उसकी वजह से जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है, रेजोनेंस लाइन कहलाती है। तो ये क्या है रेजोनेंस लाइन, की इलेक्ट्रॉन ने जब लोअर स्टेट से हायर स्टेट में गया कुछ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑब्जर्व करके और वही उसने एमिट कर दी जब वो हायर से लोअर स्टेट में आया, तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलती है एमिशन स्पेक्ट्रा में वो आपकी क्या कहलाती है, रेजोनेंस लाइन। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास जो सोडियम मेटल के केस में 3s और 3p ही एक रेजोनेंस लाइन हमें मिलती है। देखते हैं क्यों। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ऑब्जॉर्ब करेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, ऑब्जॉर्ब करेगा जो भी फ्रीक्वेंसी उसने ऑब्जॉर्ब करी, और हायर स्टेट में कैसे जाएगा, जब वो सिलेक्शन रूल कौन सा फॉलो करेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू +-1, कि डेल्टा एल किससे चेंज होना चाहिए, +-1 से चेंज होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो 3s से ट्रांजिशन कहाँ हो सकती है, 3p में हो सकती है, 4p में हो सकती है, और 5p में हो सकती है, और यहाँ 6p में हो सकती है। सो इलेक्ट्रॉन ने मान लो ऑब्जॉर्ब करी एनर्जी इन लेवल्स के अंदर, तो जब वो हायर से जब वो लोअर लेवल में आएंगे ना, जैसे 3p से तो 3s में डायरेक्ट ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्टली क्या हो रहा है 3p से 3s लेवल में आ रहा है। लेकिन अगर मैं ट्रांजिशन की बात करूं 4p की, तो 4p की 3s से डायरेक्ट ट्रांजिशन नहीं है। अभी ये बाकी सब भूल जाओ कि वो पहले वाले सिलेक्शन। अभी देखो कि 4p से ट्रांजिशन 3 तरह की पॉसिबल है। 4p से 4s में आ सकता है, 4s से फिर 3p में जाए, और 3p से फिर कहाँ आए, 3s में आए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जॉर्व करी एनर्जी और 3p में गया, और 3p से ही डायरेक्टली वो कहाँ पे आ गया, 3s में आ गया। तो ये जो है हमारी जो लाइन होती है ये कैसी होती है, आपकी रेजोनेंस लाइन। तो हमारे पास हमारे सोडियम मेटल के केस में सिर्फ और सिर्फ जो है हमें जो है 3s और 4p वाली ट्रांजिशन ही हमें क्या देती है, रेजोनेंस लाइन देती है। सो इसको आप कह सकते हो येलो डी लाइन इन अमीजन हमें मिलता है, ठीक है ना, फर्स्ट लाइन इन प्रिंसिपल सीरीज भी आप बोल सकते हो। तो ट्रांजिशन अब देखो जो हमारा एस है वो तो हाफ हाफ ही है, लेकिन जो हमारा पी है वो किस में स्प्लिट हो गया, 3s से 3p में ट्रांजिशन हुई है, पी का हमें क्या मिलता है, डबलेट मिलता है। तो एस इसकी टर्म वैल्यू लिखेंगे तो एस तो हाफ रहेगा, पी क्या हो जाएगा, पी 1/2 में हो सकती है ट्रांजिशन, या क्या हो सकती है 3/2 में हो सकती है ट्रांजिशन। अब ये जो ट्रांजिशंस हैं कि 3s हाफ से 2p हाफ में जाना है, या 3s हाफ से 3p 3/2 है, तो ये जो दो लाइंस हमें मिलती हैं ये आपकी सोडियम D1, एक D1 लाइन हमें मिलती है, एक D2 लाइन मिलती है। अब यही क्यों ट्रांजिशन पॉसिबल हुआ कि 3s हाफ से p हाफ में आया और s हाफ से 3/2 हाफ में आया, तो उसके लिए हमें ये सिलेक्शन रूल लगाना पड़ता है कि डेल्टा एल क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, डेल्टा एल क्या होगा, +-1, एंड डेल्टा जे इज 0 और +-1। क्लियर होगी बात। सो यहाँ पे देखो S तो हमारा सिंगलेट ही रह जाता है, पर P जो है दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है, P हाफ और P 3/2 में। तो हमारे पास डेल्टा एन क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, सिलेक्शन रूल तो ये कहता है। और डेल्टा एल की बात करूँ तो वो किससे चेंज होना चाहिए, +-1 से, और डेल्टा एल जे जो है 0 और +-1 से चेंज होना चाहिए। ये पॉसिबल है तभी क्या होंगी, ट्रांजिशंस होंगी। तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूँ डेल्टा एन कोई भी इंटीजर है वो तो ठीक है। अब पी हाफ से अगर मैं 3s हाफ तक जाऊँ तो डेल्टा एल जो है वो किससे चेंज हो रहा है, आपका +-1 से चेंज हो रहा है, और डेल्टा जे 0 से चेंज हो रहा है। ये नीचे वाला जे 0 रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको दोबारा से लिख देती हूँ। टर्म वैल्यूज को हमने किस तरह से लिख सकते हैं, 2s+1 L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो भी होगा, और जे टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो जे तो हमारा 0 से चेंज हो रहा है, और पी ये किससे चेंज हो रहा है, हमारे पास +1 से चेंज हो रहा है। तो ठीक है, दिस ट्रांजिशन इज पॉसिबल। P 3/2 से 1/2 ये भी ट्रांजिशन क्या रहेंगी, आपकी पॉसिबल रहेंगी, क्योंकि डेल्टा जे +1 से चेंज हो रहा है, और ऐसे ही ये भी क्या हो रहा है, 1 से चेंज हो रहा है। तो हमें ये दो लाइंस हमें मिलती हैं, P 3/2 से S 1/2 वाली लाइन, और एक P 1/2 से S 1/2 लाइन। तो P 1/2 से S 1/2 लाइन आपकी D1 कहलाती है, और ये वाली लाइन आपकी क्या कहलाती है, D2 लाइन कहलाती है। तो हमारी दो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलती है एमिशन स्पेक्ट्रा की, तो जिसको हम कहते हैं सोडियम डी लाइन। अब देखो इनकी इंटेंसिटी देखो, एक की मैंने इंटेंसिटी बहुत डार्क शो की है, और एक की इंटेंसिटी मैंने क्या शो की है, लो शो की है। तो ऐसा क्यों है, तो ऐसा रीजन ये है, इससे हमें ये रिजल्ट जो मिला है ना, इससे हमें ये रिजल्ट मिला है कि जिसके लिए जे और एल सेम अमाउंट से चेंज हो, सेम अमाउंट से चेंज हो,
उसके लिए हमें जो लाइन मिलती है वो कैसी मिलती है, स्ट्रोंगेस्ट मिलती है। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो जे किससे चेंज हो रहा है, 3/2 माइनस 1/2 यानी कि 1 से चेंज हो रहा है, डेल्टा जे चेंज हो रहा है 1 से, और डेल्टा एल यानी कि पी ऑर्बिटल है, पी से एस में जाएंगे तो 1 माइनस 0 1। तो डेल्टा जे और डेल्टा एल सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं इन केस ऑफ 3p 3/2 और आपका ट्रांजिशन क्या है 3 to s हाफ। तो इसमें जो है सेम अमाउंट से चेंज हो रहे हैं, तो इस करके ये जो लाइन हमें मिलेगी वो कैसी मिलेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलेगी। नेक्स्ट चीज क्या कह रखी है कि मान लो अगर किसी में हमें जो है एक से ज्यादा लाइंस मिलती हैं, ठीक है ना, सेम डबलेट के लिए हमें एक से ज्यादा लाइंस मिल रही हैं, तो जिन लाइंस का जे आपका कह लो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वो आपकी क्या होंगी, मोर इंटेंस होंगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे अब मैंने यहाँ पे इसका रिवर्स करा कि मान लो ट्रांजिशन क्या हो रही है 2s हाफ से आपकी हो रही है 2p 3/2, ठीक है, डेल्टा जे किससे चेंज हो रहा है -1 से, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने ट्रांजिशन कंसीडर करी 2s हाफ से 2p 1/2, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डेल्टा जे किससे चेंज हो रहा है, आपका डेल्टा जे इज 0। तो अब यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास दो तरह की हमने जो है डबलेट कंसीडर किया है कि एक बार एस हाफ से कहाँ जा रहा है p 3/2 और एक एस हाफ से p 1/2। लेकिन जो हमारे पास ये वाला है, ये वाली लाइन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है इससे, क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा जे है वो किससे चेंज हो रहा है, आपका -1 से चेंज हो रहा है, और लेटर के लिए जो जे किससे चेंज हो रहा है 0 से, और एल किससे चेंज हो रहा है आपका, दैट इज चेंजिंग बाय -1। सो एक से ज़्यादा अगर लाइंस हैं सेम डबलेट के अंदर, तो उसमें जो है जिसका डेल्टा जे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, जिसका डेल्टा जे ज़्यादा होगा, वो क्या होंगे, आपकी ज़्यादा इंटेंस होंगे, ठीक है। अब हमें जो है क्वांटिटेटिव रूल्स ऑफ रिलेटिव इंटेंसिटीज, तो क्वांटिटेटिव रूल्स रिलेटिव इंटेंसिटी के वो गिवन बाय बर्जर, डॉर्जिलो एंड ऑरेंस्टीन, तो इन्होंने दिए थे। तो ये रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइंस ऑफ मल्टीप्लट विच कम फ्रॉम कॉमन इनिशियल लेवल, तो ये क्या कह रहा है कि वो सभी लाइंस का इंटेंसिटी का सम जो कि कॉमन इनिशियल लेवल से जो है आ रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है, उसके क्वांटम वेट के प्रोपोर्शनल है, उसी लेवल के क्वांटम वेट के प्रोपोर्शनल है। और वो क्वांटम वेट किसका इक्वल है, आपका यानी कि इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, कॉमन लेवल की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2j+1 ऑफ दैट लेवल। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ दोज लाइंस ऑफ मल्टीप्लट विच एंड ऑन, ठीक है, विच एंड ऑन द कॉमन लेवल, ठीक है ना। सम ऑफ इंटेंसिटीज उन्हीं सभी लाइंस की सम ऑफ इंटेंसिटी जो कि कॉमन लेवल पे एंड अप होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, आपका 2j प्लस यानी क्वांटम वेट ऑफ दैट लेवल, ठीक है ना। तो दैट इज गिवन बाय 2j+1, यानी कि जो एंड अप होने वाली जो लाइन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आपकी उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी 2j+1 उसी लेवल का, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझो, तो यहाँ पे हमारे पास D1 D2 दो लाइंस थी, तो दोनों लाइंस जो हैं कहाँ से आ रही हैं, p 3/2 और p 1/2 की ट्रांजिशन जब कहाँ पे हुई, s 1/2, यानी कि दोनों लेवल्स की, दोनों अपर लेवल्स की ट्रांजिशन कहाँ हो रही है, ये दोनों अपर लेवल्स जो है सेम कॉमन एंड पॉइंट पे जाके क्या कर रहे हैं, हमारे पास कह लो कॉमन एंड पॉइंट पे जाके जो है, यानी कि इनका जो कॉमन क्या है एंड पॉइंट है, तो इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी का अगर मुझे रेशो लिखना होगा तो वो क्या होगा, क्वांटम वेट होगा डबलेट लेवल्स का। तो क्वांटम वेट ऑफ डबलेट लेवल्स यानी कि ID1 बाय में ID2 बाय में ID1 करोगे आप। सो ID2 मान लो क्या है हमारे पास, J क्या है यहाँ पे 3/2 है, सो 2J 3 यानी कि 2J+1 यानी कि 2 × 3/2+1 कहाँ पे एंड अप हो रहे हैं, S 1/2 पे एंड अप हो रहे हैं, तो यहाँ पे J क्या है 1/2 है। सो ID2 से ID1 यानी क्या आ रहा है हमारे पास, यानी कि अपर लेवल तो हमारे पास क्या था 3/2 और लोअर लेवल यानी कि कॉमन एंड पॉइंट क्या है हमारे पास 1/2 है। सो दोनों की इंटेंसिटी का रेशो क्या निकल के आया है, ID2 बाय में ID1 हमारे पास निकल के आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 4/2 यानी कि 2, तो 2 जो है हमारे पास निकल के आ गया। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 2J2+1 डिवाइडेड बाई 2J1+1, ID2 बाय में ID1 करोगे आप। तो ये 2 ऊपर है, यहाँ पे ये चीज़ देख लेना, ये 2 ऊपर है, ठीक है। तो है कौन सा, ये 3 आगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, मल्टीप्लिसिटी इज 2। तो क्लियर, यहाँ पे क्लियर कंफ्यूज मत होना इस चीज़ में। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।